हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों, आपको पता है महाराष्ट्र में अभी होने वाले चुनाव के लिए अभी माहौल इतना गर्मा गया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कि आए दिन हमें कुछ ना कुछ दोनों पार्टी जो महाविकास आघाड़ी है और महायुति, इन दोनों के तरफ से पॉलिटिक्स जमकर होते हुए दिख रही है। अब दोस्तों, आज अमित शाह जी की रैली थी वहां पे, जिसमें अमित शाह जी ने ताबड़तोड़ तरीके से महाविकास आघाड़ी के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि 10% का जो उलेमा बोर्ड ने एक खुफिया चिट्ठी लिखी थी महाविकास आघाड़ी को, वो चिट्ठी उजागर हो गई है सोशल मीडिया में। उन्होंने 17 मांग रखी थी, जिसमें ये कहा था कि 1000 करोड़ वक्फ को आप दे दिया जाए मदद के तौर पे, मुसलमानों को 10% का आरक्षण चाहिए, आप वो दीजिए, तब हम लोग महाविकास आघाड़ी को फुल सपोर्ट करेंगे। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी की है दोस्तों उन्होंने मांगे, जिसमें जैसे कि वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं वहां पे जितने भी इलीगल ढांचे हैं ये सबको हटाया जाए। 1992 ब्लास्ट में जो लोग कन्विक्टेड थे उनको छोड़ दिया जाए। ये सोचिए आप, ये आप लोगों के लिए है जो भाई लोग महाराष्ट्र से देख रहे हैं या पूरे इंडिया से देख रहे हैं। ये एक मैसेज है दोस्तों अपने आप में, और इंडिया अलायंस ने इसका एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसका स्क्रीनशॉट किरीट सोमैया जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे दिया है कि जो नाना पटोले जी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगों को। अब दोस्तों, जो नायब अंसारी है चेयरमैन ऑफ उलेमा बोर्ड, उन्होंने फेसबुक में ये पहले पोस्ट कर दिया था दोस्तों 31 अक्टूबर को। अपने ही फेसबुक अकाउंट पे ये 31 अक्टूबर को उन्होंने पोस्ट कर दिया था कि कांग्रेस के नाना पटोले जी ने ये मांगे सारी एक्सेप्ट कर ली हैं उनकी। ठीक है, तो क्या क्या मांगे हैं ये मेरी आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैंने बनाई हुई है, महाराष्ट्र में कल ही बनाई थी, तो आप उसमें मांगे देख लीजिए। तो ये सब मांगे जो मैंने अभी थोड़ी दो चार कही है दोस्तों, ये सब भी मांगे उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि ये मांगे कांग्रेस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है, और शरद पवार जी ने ये कहा है कि आप लोग फुल सपोर्ट करिए महाविकास आघाड़ी को, इलेक्शन के बाद में हम लोग देखेंगे। खैर, शरद पवार तो सियाने आदमी है, वो अभी हाथों हाथ तो मानेंगे नहीं झट से। उन्होंने कांग्रेस के हाथ से मनवा लिया, नाना पटोले जी के हाथ से। किरीट सोमैया जी कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां पे बहुत बड़ा खुलासा कुछ करने वाले हैं उनके घर में। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में क्या वो खुलासा ऐसा करने वाले हैं जिससे महाविकास आघाड़ी की अभी से कांपने लग गए वो लोग। क्योंकि न्यूज मीडिया में आके जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कुछ नहीं है, बीजेपी बांटने का मुद्दा कर रही है, ये वो फलाना दिखना। फिलहाल मैं बता दूं दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक डेटा आया है दोस्तों। किरीट सोमैया जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये दिखाया है कि 1961 में मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या थी 88% टोटल आबादी थी, जो कि घट के 2011 तक का डेटा जो आया है उसमें घट के वो 61% हो चुका है। 88% था, 61% तक हो चुका है। मुस्लिमों की आबादी जो 8% थी वो अब हो चुकी है 21%, 21%। और ये अनुमान लगाया गया दोस्तों, प्रेडिक्शन लगाया गया ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से कि बाय 2054 मुसलमानों की आबादी दोस्तों बढ़ के ये हिंदुओं की हो जाएगी 54% और मुस्लिम्स की हो जाएगी 30+%। इस तरीके से दोस्तों ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ना बसाया जा रहा है सिस्टमेटिकली। एक एजेंडा है इनका लॉन्ग टर्म। ये जो ब्लूप्रिंट इन्होंने बना के रखा है कि बांग्लादेशियों को इनफिल्ट्रेट करा के ज्योमेट्री और डेमोग्राफी खराब करो आप इंडिया की, जहां जहां हिंदुओं का डेन है वहां पे घुसो, वहां पे पॉपुलेशन जिहाद करो, और वहां पे आबादी इस तरह से आप डेमोग्राफी चेंज करो कि बाद में हिंदुओं वहां पे जनसंख्या कम हो जाए और आपकी बढ़ जाए।
खैर, होप हमारी एजेंसीज, हमारी होम मिनिस्ट्री सब इस पे काम कर रही है और आप देखिएगा खूब जल्द ही पूरे इंडिया से जितने भी ये इलीगल बांग्लादेशी घुसे हैं ना, इन सब को घसीट घसीट के फेंका जाएगा। असम की कोर्ट ने तो कह दिया है कि 1971 के बाद से जितने भी वहां पे इलीगल बांग्लादेशी घुसे हैं वो इलीगल ही रहेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी। जिस दिन वोटर आइडेंटिटी कार्ड हैंड और आंख दोनों के साथ अगर उसकी प्रिंटेड हो गई ना दोस्तों, जैसे आधार कार्ड है, वैसे ही सिक्योरिटी लेवल अगर बढ़ा दी वोटर आइडेंटिटी के साथ, आधे फर्जी वोटर ये जो बांग्लादेशी है ना, इन सब का डीएक्टिवेट हो जाना है। क्योंकि एक एक जन ने दो दो तीन तीन जगह वोटर कार्ड बनवा के रखा है, अलग अलग जगह, जहां भी वोट होता है ये लोग पहुंच जाते हैं। इनका काम ही वही है कि जा जाके वोट दो, और अभी कौन चेक कर रहा है, बस वही हाल है। अब दोस्तों, अमित शाह जी की जो रैली हुई है, ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया। कहा कि ये जो उलेमा बोर्ड ने 10% आरक्षण मांगा है मुसलमानों को, ये बात कान खोल के, घोड़े खोल के सुन ले कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी, कि जब तक हमारी सरकार है और रहेगी, ये धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं मिलेगा। चाहे आप लोग छाती पीटिए या माथा पीटिए, अपना नहीं मिलेगा और हम लोग ये होने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी हमला किया है कि जिस 370 आर्टिकल को लेके अभी जम्मू एंड कश्मीर ये जो बावेला मचा रहे हैं ना, मारपीट धक्का मुक्की हंगामा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट में, कान खोल के सुन ले कि उनकी 4 जनरेशन सड़ जाएंगी, फिर भी आर्टिकल 370 लागू नहीं होगा अब कश्मीर में। तो ये भी महाविकास आघाड़ी के राहुल गांधी जी स्पेशली कान खोल के सुन ले, ये अमित शाह जी ने वहां पे कहा है। अमित शाह जी ने कांग्रेस के जितने भी झूठे वादे हैं, चाहे वो कर्नाटका देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, फिर आप तेलंगाना देख लीजिए, कांग्रेस के जहां जहां राज्य है वहां पूरे नहीं किए इन्होंने वादे। और अभी महाराष्ट्र में आके ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं वोटरों को वोट लेने के लिए कि हमारी सत्ता बनते के साथ हम आपके लिए ये कर लेंगे, हम आपके लिए वो कर लेंगे। अमित शाह जी ने आज वही पूछा है कि तुम्हारे कर्नाटका में क्या हाल है, तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है, तुम्हारी तेलंगाना में क्या हाल हो रहा है। आप ये सुनिए अमित शाह जी के बयान को। महाविकास आघाड़ी ने ढेर सारी गारंटियां दी है, परंतु अभी अभी खड़गे जी जरा सच बोल गए, इनसे राहुल बाबा नाराज हो गए। खड़गे जी ने कहा कि भाई वादा करो तो जरा पूरा हो सके ऐसा वादा करो, क्योंकि इन्होंने जितनी गारंटियां कर्नाटक में दी पूरी नहीं हुई है, जितनी गारंटी उन्होंने हिमाचल में दी पूरी नहीं हुई है, और जितनी गारंटी उन्होंने तेलंगाना में दी वो भी पूरी नहीं हुई है। भाइयों बहनों, ये महाविकास आघाड़ी की गारंटी ये झूठ की गारंटी है। महाविकास आघाड़ी की गारंटी ये भ्रष्टाचार की गारंटी है, और महाविकास आघाड़ी की गारंटी ये भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की गारंटी है। तो आपने सुना दोस्तों, तो अभी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में दोस्तों बीजेपी जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है, एक ही दिन में एक ही समय पे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स अलग अलग जगह जा जाके दोस्तों प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस को बैंड करने की बातें ये उलेमा बोर्ड ने रखी थी, ये जो 17 शर्तें रखी थी ना कि आरएसएस को आप लोग बैंड करिएगा। आरएसएस खाली महाराष्ट्र में उनका गढ़ नहीं है, अब पूरे पैन इंडिया में है और वो इंटरनेशनल जा चुका है। अमित शाह जी ने ये कहा है कि आरएसएस को बैंड करने वाले कान खोल के सुन ले, आरएसएस की और शाखाएं खुलने वाली है पैन इंडिया में। तो ये कभी आरएसएस को खत्म करने वाले सुन के रख ले कि
के पुस्तक खत्म हो जाएंगी, आरएसएस संगठन ऐसे खत्म कभी नहीं होगा भारत देश में। आरएसएस को मिटाने की कोशिश इनके दादा नेहरू ने भी की थी। इनकी कितने पीढ़ियां चेंज हो गई, अभी तक आरएसएस का कुछ ये लोग उखाड़ नहीं पाए और ना उखाड़ पाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अभी बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिक्स हर जगह से हो रही है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बहला फुसला के ये कांग्रेस फिर अपने झूठे वादों में फंसा रही है, फिर उनको वोट लेने के बाद में यूज एंड थ्रो करके फेंक देगी। क्योंकि सबको पता है दोस्तों अभी कि कांग्रेस की सोच क्या है। 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह रखा है और ये कहते रहते हैं कि आप गरीब है, आप गरीब है, आपका हक मारा जा रहा है, बीजेपी अगर आएगी तो आपका जो भी बचा है वो भी छीन लेगी। ये डर दिखा दिखा के उनसे खाली वोट लिया गया है। सत्ता के भोग में ये लोग ऐसे ऐसे वादे करके जाते हैं पब्लिक को कि हम आएंगे तो आपको फ्री में ये दे देंगे, 4,000 रुपए दे देंगे बेरोजगारी भत्ता, 3,000 रुपए दे देंगे महिलाओं के अकाउंट में, जैसे खुद के जीजाजी के पॉकेट से देने वाले हैं। और जो भ्रष्टाचार 50 साल में किया है ना, वो जैसे वो पैसे से अपना करने वाले हैं। ये ऐसे वादे करते हैं और चुनाव होने के बाद में कोई जाता ही नहीं है वहां पे। राहुल गांधी भी नहीं दिखते वो स्टेट में। फिर पब्लिक जैसे कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में पूछ रही है ना सवाल कांग्रेस को कि भाई जो जो वादे किए थे वो पूरे कौन करेगा। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वो बोल के गए थे कि भाई इतने भी वादे मत करो कि पूरा ना कर सके, स्टेट राज्य खसारे में चला जाता, उल्टा हम कर्जदार हो जाते हैं। तो अमित शाह जी ने यही बोला है। तो बीजेपी हर जगह से दोस्तों काउंटर करते दिख रही है। तो बीजेपी के वोटर्स का व्यू बड़ा क्लियर है दोस्तों इस मैटर में। अब दोस्तों बात करते हैं अजीत दादा की। तो अजीत दादा के क्या है ना कि उनके जो वोटर्स हैं वो शायद वोट करे ना करे, उतना करे ना करे, ये क्वेश्चन मार्क है। उल्टा हम देखें उद्धव ठाकरे की पार्टी में दोस्तों जो महायुति में है, उनके जो वोटर्स है वो दोस्तों वोट नहीं करने वाले। जिस तरह से अगर अजीत दादा के इफेक्ट होता है, उनका वोट बैंक जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, अगर वो नहीं वोट कर सकते अजीत दादा को आइडियोलॉजी बेसिस पे, तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की टीम के लोग वोटर्स थे वो कैसे उनको करेंगे। तो वो हमें शिफ्ट होते हुए दिखेगा एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी के तरफ में। तो ये परिस्थिति है। और फिर अभी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा अगर टेंशन किसी से है तो वो एक बंदा है असदुद्दीन ओवैसी। भाई साहब 16 सीट पे लड़ रहे हैं और 16 की 16 जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है ना, वहां पे इनकी रैलियों में दोस्तों जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी है वो देख के कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है यार हमारा फिर वोट बैंक खा जाएगा ये, हम तो अच्छा खासा बहला फुसला के इनको सपने दिखा के वोट लेने वाले थे। जिस तरीके से 70 साल से बेवकूफ बना रहे हैं वोट लेते लेते जनता को पूरे देश की, वैसे इनको फिर से बेवकूफ बनाते। तो असदुद्दीन ओवैसी आके बोल रहा है कि देखो कर्नाटका में क्या किया है, हिमाचल में क्या किया है। असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहा है ये सब बेवकूफ बना रहा है वोट बैंक के चलते। उधर असदुद्दीन ओवैसी से वो पसीना आ रहा है उनको, इधर बीजेपी से आ रहा है, इधर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब कह रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं राज्य में, अब देख लीजिए क्या हाल है वहां पे वोटरों का। कर्नाटका में देख लीजिए क्या हाल है, कर्नाटका में खसारे में जा रहा है वो लोग की इतना फ्री फंड में देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितने वादे पूरे किए। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश के सुक्कू जी जो चीफ मिनिस्टर है वो 2 महीने की सैलरी नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने के लिए ठीक से पैसा नहीं है, उसके लिए माथापच्ची होती रहती है। नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं। और सुक्कू जी ने तो खुद कहा था मीडिया के सामने आके कि 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा। अभी समोसा कुछ अलग खेल हो गया। 2 दिन 3 दिन पहले समोसा वाली न्यूज सुनी होगी आपने, जो सीबीआई की मांग कर ली कि सीआईडी की जांच होनी चाहिए। तो ये सर्कस सब कांग्रेस के राज्य में ही चलता है, कांग्रेस जहां पे है। वादे ये लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता 4,000 दे देंगे, इसको वो दे देंगे, चांद पे आपको प्लॉट दे देंगे, मतलब सपने ऐसे दिखाएंगे। इलेक्शन के बाद इनके कोई बड़े नेता नहीं पहुंचेंगे वो राज्य में और बाद में बोलेंगे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं 2 साल बाद सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे। बस
तब तक लूट लो, पूरा एटीएम बना के राज्य को लूटते हैं ये लोग। ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि ये लोग लूटते हैं राज्यों को। तो कांग्रेस को टेंशन है असदुद्दीन ओवैसी से। और इस तरफ अगर हम देखें तो वही राज ठाकरे जी लड़ रहे हैं। राज ठाकरे जी मोस्टली भाई उनके जो बेल्ट है जहां पे वो फोकस कर रहे हैं वो है उद्धव ठाकरे की जहां जहां सीट्स है, उनके वोटर्स काफी प्रभावित हो रहे हैं राज ठाकरे के तरफ। लेकिन मुझे नहीं लगता राज ठाकरे जी ज्यादा सीट्स लाएंगे, लेकिन वो डेंट तो मारेंगे। अब थोड़ा बहुत डेंट लगेगा महायुति के, जो उद्धव ठाकरे के जो वोट्स आने वाले थे महायुति के साइड में 5-10% उसमें शायद फर्क पड़ जाए, ज्यादा नहीं। बाकी उद्धव ठाकरे को तो कितना वोट मिलने वाला है इस बार उनके चुनाव के बाद में पता चलेगा उनकी पार्टी की क्या हालत है, बचेगी कि नहीं। क्योंकि महायुति पूरी तरह से फोकस्ड पॉकेट में लड़ रही है। विदर्भा में उनका फोकस है कि बीजेपी के ये कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सब लग जा रहे हैं वहां पे जाके ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां निकाल रहे हैं उनके स्टार कैंपेनर जा जाके। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन में, फिर आप देख लीजिए जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पे खैर अजीत दादा ज्यादा देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी अपने वहां पे काम कर रही है। और आरएसएस ने तो भाई जो काम किया इस बार ताबड़तोड़ तरीके से, कहा जा रहा है दोस्तों कि 80,000 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की है आरएसएस ने, और अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है, चल रही है। और आप देख लीजिएगा महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व रिजल्ट के बाद में नहीं रहेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जो लोग है ना अभी तीनों, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, तीनों लात घूसे चप्पल गालियां सब निकालेंगे एक दूसरे के तरफ अगर बीजेपी महायुति जीतती है पूरी अच्छे तरीके से तो। क्योंकि फिर इनका कोई बेस नहीं है, इनका एक ही बेसिस है दोस्तों इकट्ठा आने का, पता है इनका कोई कॉमन आइडियोलॉजी बोल के कुछ ये लोग का कुछ है ही नहीं। ये लोग क्यों साथ आए हैं, क्योंकि इनको वोट बैंक ना बढ़ जाए, इसलिए इनको बस पता है इतना वोट है इनके लिए तो ये बट ना जाए। आपस में अलग अलग लड़ते तो बढ़ जाता, ये अब इकट्ठा लड़ रहे हैं ताकि ये बटा हुआ वोट एक हो जाए, एक जगह पे गिरे। क्योंकि अकेले में लड़ेगी तो कि सबको पता कि कोई नहीं जीत पाएगा बीजेपी से, खाली बीजेपी अकेली लड़ेगी ना तो भी कोई नहीं हरा पाएगा बीजेपी को, इतनी स्ट्रांग है बीजेपी। पैन इंडिया कार्यकर्ता उनका भाई सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। और साथ में आरएसएस, ये लोग बोल रहे थे आरएसएस को खत्म कर देंगे, वो ऑल ये इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग थी शरद पवार और कांग्रेस को। नाना पटोले ने जो साइन करके एक्सेप्ट किया है ना इनकी मांगे, उसमें एक मांग ये भी थी कि आरएसएस को बैन किया जाए। अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि आरएसएस को बैन करने वाले कान खोल के सुन ले कि आरएसएस को हाथ नहीं लगा पाएगा कोई। दूसरी बात, आरएसएस का हम और विस्तार करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आरएसएस नेशनलिस्ट व्यू रखती है, देश के लिए काम करती है, और हर एक भारतीय जो नेशनलिस्ट व्यू रखता है वो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से बहुत कनेक्ट करता है। आरएसएस कभी भी डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं करती। डिविजिव पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस, कास्ट सेंसस जो फर्जी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा रहे थे ना, वो खाली निकली, उसका वीडियो मैंने दिखाया था आपको, आपने सोशल मीडिया में देख भी ली होगी। तो ये अभी सर्कस चल रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ये लोग के बीच में। 21 ऐसी सीटें हैं दोस्तों महाविकास आघाड़ी में जहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस आमने सामने है। मतलब महाविकास आघाड़ी की एक सीट खड़ी है, वहां पे कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े हैं आपस में लड़ने के लिए। 21 ऐसी सीट है तो महाविकास आघाड़ी में जहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस आमने सामने है। मतलब महाविकास आघाड़ी की एक सीट खड़ी है, वहां पे कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े हैं आपस में लड़ने के लिए। 21 ऐसी सीट है तो सोचिए क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने, और बोलते हैं फ्रेंडली मैच है। होने दो फ्रेंडली मैच, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है वो सब सीट से। रिजल्ट के बाद में ये सब एक दूसरे के कच्चे पड़ेंगे, ये हाल होने वाला है। एनीवे दोस्तों, कल सुबह 11 बजे किरीट सोमैया जी बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाले हैं इस महाविकास आघाड़ी के बारे में, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग भारी मात्रा में दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अभी
महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है या महायुति का? और अजीत दादा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अजीत दादा का क्या लग रहा है आपको कि अच्छी खासी सीट्स वेस्टर्न महाराष्ट्र से वो लेके आ पाएंगे इस बार? तो ये भी देखने लायक होगा, अपने आप में हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये अपडेट थी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी भाइयों को वंदे मातरम।